हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया था कि बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम का आपका एक सब्जेक्ट है। तो आज हम बिजनेस लॉ के अंदर जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका हम आज मीनिंग करेंगे। उसके कुछ एसेंशियल्स दिए हुए हैं और उसके कुछ फॉर्म्स दिए हैं कि इम्प्लॉयड जो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, क्या क्या उसके प्रकार कह लीजिए प्रकार हो सकते हैं। तो हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या दिया है, डेफिनेशन दी है, मीनिंग दिया है किसका, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, गर्भित अनुबंध का। आपको मीनिंग और डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेंक्स। डॉक्टर डेंक्स के अकॉर्डिंग क्या दी है, डेफिनेशन दी है। क्या लिखा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिचुएशन इन विच लॉ imposes upon one person in the ground of natural justice an obligation similar to that which arises from a true contract, although no contract express or implied has in fact been entered into them। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मीन्स इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। इसमें क्या है कि जो आपके लॉज हैं, जो कानून हैं, वो क्या करते हैं, कुछ राइट्स देते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जिनको पूरा करना होता है। अदरवाइज इसे कोई भी मीन्स क्लियर कट क्या नहीं माना जाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। इसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता कि ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एक दायित्व होता है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, जो लॉ के द्वारा थोपी जाती है, मीन्स किसी को सौंपी जाती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल हम इसके अंदर लेते हैं। मान लीजिए आपके एक्स वाई दो पर्सन हैं। अब जो एक्स है वो क्या है, एक पब्लिशर है, मीन्स वो क्या करता है, बुक्स पब्लिश करता है। तो वो क्या करता है, वो वाई की डिमांड के अनुसार उसे बुक्स भेजता रहता है। तो एक दिन क्या है, वाई ने उसको क्या किया कि मेरे को ये बुक्स चाहिए। तो एक्स ने उस बुक्स को पैक किया, लेकिन वो बुक्स वाई की पास जाने की बजाय किसके पास चली जाती हैं, जेड के पास चली जाती है गलती से। अब यहाँ पे जो मतलब कि जेड है वो क्या करता है, वो उन बुक्स के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं करता कि किसने भेजी, कैसे भेजी। वो क्या करता है, वो उन बुक्स को अपने पास रख लेता है और यूज करना शुरू कर देता है, मीन्स उनको पढ़ना शुरू कर देता है। तो बाद में जब एक्स को पता चलता है कि जो बुक्स हैं वो वाई के पास नहीं पहुंची, वो किसके पास चली गई हैं, जेड के पास चली गई हैं गलती से, और जेड ने उनको यूज भी कर लिया है। तो वहाँ पे जो आपका एक्स है वो जो उन बुक्स के बदले जो भी उनको प्राइस है, जो भी उसका मूल्य है बुक्स का, वो उसको प्राप्त करने का अधिकारी है। उसको ये राइट है कि वो उससे अपने जो प्राइस है, जितने की उसकी बुक्स थी, वो उससे जेड से ले सकता है। क्यों? क्योंकि जेड ने उनको यूज कर लिया है, अपने पास रख लिया है, अपनी प्रॉपर्टी मान लिया है। तो यहाँ पे जो हम कहना चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके बीच में था, एक्स और वाई के बीच में था। जेड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन फिर भी जो एक्स है वो उससे पैसे लेने का अधिकारी है, वो उससे मनी रिसीव कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो यहाँ पे लॉ के द्वारा एक्स को ये राइट दिया जाता है कि वो जेड से पैसे ले सकता है, और जेड के ऊपर ये दायित्व सौंपा जाता है, ये उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्स के पैसे
दे दे। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन उससे क्या होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होती हैं, कुछ कुछ राइट्स हैं जो क्रिएट होते हैं, जो लॉ क्रिएट करता है। तो ये था आपका मीनिंग और डेफिनेशन। उसके बाद इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के। फर्स्ट क्या कहता है, ओनली अप्लाई ऑन द स्पेसिफिक पर्सन, कि ये जो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी विशेष व्यक्ति पर लागू होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन पर क्या होता है, अप्लाई होता है। उसके बाद क्या कहता है सेकंड पॉइंट, व्हेन वन पार्टी रिसीव सम मनी और बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर पार्टी, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कुछ धन या लाभ प्राप्त कर ले। कि ये जो मतलब कि आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये कब उत्पन्न होता है, ये कब अराइव होता है, कब ये जागता है, जब जो आपकी एक पार्टी है वो क्या कर ले, दूसरी पार्टी से कुछ धन या लाभ प्राप्त कर ले, तब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में आता है, अदरवाइज इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ओरिजिन इज नॉट ओनली बाय एक्सेप्टेंस बट बाय पॉलिटिकल लॉ, उत्पत्ति स्वीकृति द्वारा नहीं राजनियम द्वारा होती है। कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्टेंस के द्वारा नहीं क्रिएट होता। मान लीजिए जैसे नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रपोजल करता है और दूसरा क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है। तो इसमें उसमें तो ये होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, गर्भित जो आपका अनुबंध है, उसमें क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। वो कब क्रिएट होता है, जब उसे लॉ क्रिएट करता है। लॉ कब क्रिएट करता है, जब जो मतलब कि पीड़ित पक्षकार है उसके कुछ राइट्स बनते हैं, और जिसने उसके साथ जो भी मतलब कि जैसे जेड था, जेड ने उसकी बुक्स रख ली थी और यूज भी की थी, उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स करता है जेड की, और एक्स के राइट्स उसे बताता है। तब ये क्रिएट होता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कौन क्रिएट करता है, बाय लॉ द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अराइजिंग आउट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, समता के सिद्धांत के लागू होने पर। कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब लागू होता है, जब आपका समता का जो सिद्धांत है वो लागू हो, तब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, तब वो उत्पन्न होता है, जब आपका जो समता का जो सिद्धांत है वो अप्लाई होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, नो क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, स्पष्ट अनुबंध नहीं। कि जो आपका इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लॉयड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स गर्भित जो अनुबंध है, वो कभी भी स्पष्ट नहीं होता, वो क्लियर नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो क्लियर कैसे होगा। वो क्लियर ही नहीं होता कि वो कौन सी दो पार्टीज के बीच में है। वो तो जस्ट या तो बाय मिस्टेक हुआ है, या जानबूझ के भी किया जा सकता है फ्रॉड के द्वारा। तो ये जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो आपका क्लियर नहीं है, स्पष्ट अनुबंध नहीं है, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये आपके कुछ एसेंशियल थे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद इसके फॉर्म्स आते हैं कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्लेम फॉर नेसेसिटीज लाइफ सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर वो किसी अनक्वालिफाइड पर्सन की नेसेसिटीज को पूरा करता है, मीन्स कोई भी ऐसा अयोग्य व्यक्ति है, अनक्वालिफाइड पर्सन है, जैसे हमने लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ा था, वो आपका अनक्वालिफाइड आपका माइनर हो सकता है, अवयस्क हो सकता है, अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, मीन्स मूर्ख हो सकता है, पागल हो सकता है, या जिसे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड किया गया है वो पर्सन भी हो सकता है। अगर जो पर्सन है वो क्या करता है, उसकी नेसेसिटीज को पूरा करता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी नीड्स हैं, उनको क्या करता है, फुलफिल करता है,
अगर वो चाहे जो वो उसकी नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है, उस पे जो वो राशि खर्च कर रहा है, जो भी वो प्राइस उस लिए दे रहा है, जो भी मतलब कि मनी उसको दे रहा है, अगर वो उसको वसूल करना चाहता है तो वो जो उसका माइनर है, मान लीजिए जो भी अनक्वालिफाइड पर्सन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है। मान लीजिए आपके XY दो पर्सन है, यहाँ पे जो Y है उसको क्या माना गया है, माइनर माना गया है। ठीक है, तो X क्या करता है, X उसके माइनर होने के कारण उसे 5,000 रुपये महीना देता है, जिससे कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो बाद में क्या होता है, अगर जो मतलब कि X है, अगर उसे उसके पैसे वापस चाहिए, उसको उसके मनी वापस चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो Y से वसूल कर सकता है। वो Y की जो एसेट्स हैं उनको बेचकर अपनी जो उसकी जो अमाउंट है उसको वसूल कर सकता है। Y तो पेमेंट करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो तो माइनर है और माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो उसकी नेसेसिटीज़ को पूरा कर रहा है, ज़रूरत पड़ने पर वो उसकी राशि, अगर अपनी राशि वापस मांगता है, तो वो जो आवश्यक है, जो माइनर है, उसकी एसेट्स से वो वसूल कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अपने हित की रक्षा के लिए अन्य व्यक्ति की तरफ से भुगतान कर देने पर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो फर्स्ट पार्टी है वो अपने हित की रक्षा के लिए वो क्या करती है, वो किसी दूसरे पार्टी की जगह पेमेंट कर देती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी है उसको ये राइट हो जाता है कि अगर उसे खुद ज़रूरत पड़े तो वो जो सेकंड पार्टी है जिसकी तरफ से उसने भुगतान किया था, पेमेंट की है, वो उससे क्या कर सकती है, बाद में वो अमाउंट वसूल कर सकती है। वो उससे जो अमाउंट है वो प्राप्त कर सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ओब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटियस एक्ट्स, स्वेच्छा से किंतु शुल्क पाने की भावना से किया गया कार्य। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जब जो मतलब कि एक पर्सन है वो क्या करता है, वो किसी दूसरे पर्सन के लिए क्या करता है, कोई भी लीगल काम करता है, परंतु जो मतलब कि शुल्क है, जो बेनिफिट्स है, उसको ना लेने की इच्छा से नहीं करता। भाई वो उससे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेगा, कोई मनी नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पर्सन है, यदि सेकंड पर्सन ने उसके द्वारा जो वस्तु इसने डिलीवर की थी, जो उसके पास वस्तु है या उसने जो भी उसके लिए कार्य किया है, अगर सेकंड पर्सन को उससे कोई लाभ पहुंचा है या उसने किसी भी तरह का उस काम से फायदा उठाया है, तो वहां पे जो मतलब कि फर्स्ट पर्सन है वो अपनी राशि वसूल करने का क्या है, अधिकारी है। उसको ये राइट है कि वो उससे पैसे मांग सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, XY दो पर्सन है, जो X है उसको अचानक ही कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो क्या करता है, वो Y के पास अपनी कुछ वस्तुएं छोड़ जाता है कि आप मेरे इन वस्तुओं का पीछे से ख्याल रखना। लेकिन Y क्या करता है, Y उन वस्तुओं को अपने यूज के लिए क्या करता है, यूज करता है, अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन जब बाद में जो X है वो वापस आता है अपनी वस्तुओं को लेने, जो उसने गुड्स उसके पास रखी थी वो उसको लेने वापस आता है, तो यहाँ पे जो X है उसको वो राइट है कि वो Y से वो उतनी अमाउंट ले सकता है जितने की उसने उस वस्तुओं से क्या उठाया है, बेनिफिट उठाया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, माल पाने वाले का उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो माल पाने का उत्तरदायित्व मीन्स जिसको गुड्स मिलती हैं, मान लीजिए किसी की कोई चीज़ खो जाती है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन को मिल जाती है, तो यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है उसका ये उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि वो जो उसके पास जो वस्तु जो उसे मिली है उसकी क्या करे, अच्छे से देखभाल करे, उसका रख रखाव अच्छे से करे, अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज ना करे।
तो यहाँ पे ये कहता है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसको वो चीज़ मिली है। अब उसके बाद क्या कहता है, 5th पॉइंट, गुड्स और मनी पेड अंडर मिस्टेक ऑफ कोर्जन, गलती या उत्पीड़न के अधीन धन या वस्तु का होना। अब यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी ऐसा काम किया गया है, मीन्स जो गुड्स ली गई हैं, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से जो गुड्स ली हैं, मान लीजिए आपके एक्स वाई 2 पर्सन हैं। अब जो एक्स है उसने वाई से गुड्स ली हैं, लेकिन ली किस तरीके से, बाय मिस्टेक होगी है, या फिर उसने कोर्जन का यूज किया है, फ्री कंसेंट से नहीं ली, कोर्जन का यूज करके उसने क्या ली है, वाई से गुड्स ली हैं। वाई से क्या लिया, उसने प्रॉफिट अर्न किया है, कैसे, बाय कोर्जन या बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे जो आपका वाई है उसको ये राइट होता है कि जो भी उसने उससे लाभ लिया है, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था, कोर्जन के टाइम भी पढ़ा था कि उसका क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपका वाई है उसको ये राइट होता है कि वो जो राशि उसने उससे वसूल की है, जो अमाउंट उसने उससे ली है, या जो भी उसने उससे प्रॉफिट अर्न किया है, वो उसको वापस पाने का क्या है, अधिकारी है। एक्स को वो सारा कुछ उसे वापस लौटाना होगा, जो भी उसने उससे क्या किया है, वसूल किया है। तो आज की वीडियो है, इसके अंदर हमने आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने उसका मीनिंग किया है, उसका जो एसेंशियल्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा, और लास्ट में फॉर्म्स पढ़ा है कि जो आपका एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वो किन किन फॉर्म में हो सकता है। ये 5 फॉर्म है जिसमें आपका जो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकता है, जिसे हम गर्भित अनुबंध भी बोल देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।